बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चैप्टर 3 लेक्चर 15 है, जिसके अंदर डिस्कस करेंगे काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। तो सबसे पहले कि काइनेटिक और टेम्परेचर के दरमियान जो ये वर्ड यूज हुआ है इंटरप्रिटेशन, इसका क्या मतलब है, या अगर ये इन दोनों के दरमियान ये जो वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे इसके लिखने का मकसद क्या है। तो पहले इस चीज को समझते हैं। तो इसका जो लफ्जी मतलब है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन का या सिर्फ इंटरप्रिटेशन का, तो उसका जो लफ्जी मतलब होता है वो है किसी चीज की तशरीह करना या किसी चीज को वाज़ेह तौर पे रिलेट करना, या किसी चीज को एक मतलब एक्सप्लेन करना है तो उसको हम एक्सप्लेन करने के लिए हम उसको किसी के साथ रिलेट करते हैं। तो इसका यहाँ पे ये मतलब हुआ कि काइनेटिक इंटरप्रिटेशन यानी कि जो एनर्जी की ज़ात है वो किससे करनी है, टेम्परेचर से करनी है। तो इसका यहाँ पे रिलेशन देखना है। तो इस रिलेशन को समझने के लिए हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ी है। तो उसके अंदर क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रेंडमली मूव करते हैं। उनकी रेंडमली मूवमेंट की वजह से उनके दरमियान क्या होती है, कोलिजन्स होती है। मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, टकराते हैं एक दूसरे के साथ, और टकराने से क्या होता है, प्रेशर एक्सर्ट होता है। तो ये पोस्टुलेट के अंदर ये चीजें हमने पढ़ी हैं कि मॉलिक्यूल्स रेंडमली मूव करते हैं और इनके दरमियान प्रेशर एक्सर्ट होता है व्हेन दे स्ट्राइक ऑन वॉल ऑफ कंटेनर। तो अब ये जो रिलेशन है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, तो उसके लिए हमें ये एक पोस्टुलेट जो इसका था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो वो हमने इसको यहाँ पे रिलेट करना है। तो आपको पता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन। तो मतलब ट्रांसलेशनल मोशन क्या होती है, पहले इस चीज को समझने के फॉर एग्जांपल आपके पास ये अलोंग एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जी एक्सिस। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ये अलोंग एक्स एक्सिस भी मूव कर सकता है, वाई एक्सिस या जी एक्सिस। तो इस तरह की मोशन को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन। तो मतलब इसका ये हुआ कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो किस वजह से है, वो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी की ये वैल्यू क्या होती है, आपके पास E की मीन्स एनर्जी के मीन्स काइनेटिक एनर्जी हाफ mc बार स्क्वायर, m mass of one molecules of gas and c as root mean square velocity। तो ये इक्वेशंस A है। अब दूसरी चीज यहाँ पे जो आपने सपोज करनी है कि आपके पास काइनेटिक गैस इक्वेशंस उसकी वैल्यू और वो इक्वेशन जो है ये आपने ड्राइव की हुई है, क्या होती है, PV is equal to 1/3 mnc बार स्क्वायर, m mass of one molecule of gas and number of molecules और c root mean square velocity। तो अब आप क्या करेंगे, ये इक्वेशन जो B है आपने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और इसी इक्वेशन को 2 के पे क्या करना है, डिवाइड भी करना है। तो आप जब 2 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करें वो कैंसिल, कोई चेंज नहीं आती। तो लिहाजा आपने इस साइड पे राइट हैंड साइड पे क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेना है। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आप क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे और ये आपके पास 1/2 mc बार स्क्वायर, इसको आपने अलहदा कर लेना। क्यों करना, ताकि ये आपके पास जो वैल्यू है इनके 1/2 mc बार स्क्वायर इसकी जगह पे ये आप पुट कर सकें। तो आपने इसलिए इसको क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। तो अब आपके पास इक्वेशन C है, इसके अंदर आप ये जो इक्वेशन A है इसको पुट कर सकते हैं। तो हाफ mc बार स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिखेंगे, जस्ट आप लिखेंगे E एनर्जी के काइनेटिक एनर्जी। तो पुटिंग द वैल्यू या पुटिंग द इक्वेशन A इनटू C, यानी कि ये जो इक्वेशन है C के अंदर आपने अब क्या करना है, इसको पुट करना है। पुट करने के बाद आपके पास एक और इक्वेशन आ जाएगी, वो है PV इज इक्वल टू 2/3 NEK मींस के इसको हम बोलते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो ये इक्वेशन D बन जी। अब आपने इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करना है। वो किस तरह कि फॉर 1 मोल ऑफ गैस, यू नो दैट फॉर 1 मोल ऑफ गैस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। तो n की जगह पे आपने जस्ट क्या लिख देना है, Na
मींस के एवोगैड्रो नंबर्स, और इसकी आपने यहाँ पे वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, और ये एमसीक्यूज के लिए आपको याद होनी चाहिए। और तीसरी चीज जो हमने यहाँ पे उसको रिलेट करना वो है जर्नल गैस गेंस। क्या होती है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। लेकिन अगर आपके पास गैस का 1 मोल हो तो एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे, पीवी और टी। अब पीवी यहाँ पे पीवी है तो आप क्या करेंगे, ये पीवी आर टी मतलब पीवी की वैल्यू जो है इक्विवेलेंस ई के अंदर पुट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ पीवी इनटू इक्विवेलेंस ई, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपने आर टी लिखना है, आगे सारी वैल्यू जो है वो सेम लिखनी है 2 और 3 एन ई के। अब चूंकि आपका रिलेशन काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का है तो यहाँ से आप क्या करेंगे, टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी को सेपरेट कर लेंगे और उनको अरेंज कर लेंगे। तो मींस के काइनेटिक एनर्जी इधर ही रहेगी, तो जो आपके पास 3 है वो इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों जो वैल्यू हैं ये इधर आके डिवाइड हो जाएंगी। तो 3r ओवर 2ne और टेम्परेचर को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया है। आपको पता है r क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट है, Na एवोगैड्रो नंबर ये भी कांस्टेंट है, और ये डिजिट जो होते हैं यानी कि जो नंबर्स होते हैं ये ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो ये आपके पास जो पूरी वैल्यू है ये किसके इक्वल आ जाएगी, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी के इक्वल आ जाएगी। तो आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट और मल्टीप्लाई टेम्परेचर। तो मींस के यहाँ पे ये प्रूव हुआ कि काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर जो है वो क्या है, आपस में डायरेक्ट रिलेशन। मींस के अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो हमने एब्सोल्यूट मींस के वो टेम्परेचर दैट मेजर्ड इन केल्विन स्केल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एवरेज ट्रांसलेशनल एनर्जी जो है वो भी मैंने आपको बता दिया कि ट्रांसलेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी या फिर आपके पास रोटेशनल एनर्जी होती है। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी है ये कौन सी है, एवरेज ट्रांसलेशनल एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल। तो ये आपने रिलेशन जो है ये आपने इस तरह ये 3 इक्वेशंस आपने रिलेट करनी है। पहली है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी यहाँ पे आपके पास काइनेटिक गैस इक्वेशंस, और तीसरी जो है यहाँ पे आपके पास जर्नल गैस इक्वेशंस। इन तीनों को आपने रिलेट करके ये फाइनल रिलेशन फाइंड करना है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन क्या आता है, लॉन्ग क्वेश्चन 2 तरह से आता है। पहला कि प्रूव दैट एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और दूसरा वो स्टेटमेंट दे देता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये दोनों तरह से आया तो आपने इसको इसी तरह मैथमेटिकली फॉर्म में सिंप्लीफाई करना है। और लास्ट पे ये कुछ जो थ्योरी है वो दी गई है कि जिसके अंदर आइडिया ऑफ फ्लो ऑफ हीट, मतलब कि हीट जो है वो किस तरह फ्लो होती है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक सॉलिड एक रॉड है और उसका एक सिरा यानी कि ये रॉड है, आपने इसको एक सिरे से क्या करना, हीट करना शुरू कर दिया। तो आप ऑब्जर्व करेंगे थोड़ी देर बाद यहाँ से ये जो उसका हॉट पोर्शन है दूसरे सिरे पे भी वो क्या हो जाएगा, वो हॉट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि हॉट से कोल्ड की तरफ हीट जो ट्रांसफर होती है वो किस वजह से होती है, ड्यू टू कूलेंस। इनके मॉलिक्यूल्स कूलेंस करते हैं, कूलेंस करने के साथ वो क्या करते हैं, एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, और ये उस वक्त तक ट्रांसफर करते रहते हैं जब तक इनकी एनर्जी इक्वल ना हो जाए। तो मतलब उस वक्त तक इनको चैन ही नहीं आता जब तक ये इक्वल ना हो जाए। तो इक्वल तब होंगे जब यहाँ पे जो हीट है या यहाँ पे जितना हॉट होगा इतना यहाँ पे भी हॉट होगा। यानी कि हॉट टू कोल्ड एयर जो हीट फ्लो होती है वो किस वजह से होती है, ड्यू टू कूलेंस। उसके बाद नेक्स्ट है गैस लिक्विड, कि जो गैस और लिक्विड हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो मोशन में होते हैं। तो इसलिए इनके जो टेम्परेचर होते हैं वो टेम्परेचर किस से मेजर किए जाते हैं, तो टेम्परेचर इज मेजर्ड ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन से इसका टेम्परेचर इसके अंदर गैस और लिक्विड के अंदर मेजर किया जाता है। उसके बाद सॉलिड, और सॉलिड के अंदर आपको पता है मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते, पैक्ड होते हैं। तो यहाँ पे क्या होती है, नो मोशन। तो लिहाजा यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसको किससे मेजर किया जाता है, टेम्परेचर इज मेजर्ड ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन।
यानी कि यहाँ पे वाइब्रेशन, अब वाइब्रेशनल मोशन के जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, वो जस्ट अपनी ही जगह पे थोड़ा सा वाइब्रेट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल मोशन। इसके यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसको वाइब्रेशनल मोशन से मेजर किया जाता है। और नेक्स्ट है एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, दैट टेम्परेचर, या आप ये कह सकते हैं दैट पॉइंट एट विच मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस सीज्ड, मतलब कि मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट हो रही होती है वो क्या हो जाती है, सीज हो जाती है, वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो मतलब ये हुआ कि एक जो बहुत ही शरारती लड़का है वो खेल रहा है या वो तंग कर रहा है, तो एक ऐसा टाइम आएगा उसकी जो एनर्जी है वो खत्म हो जाएगी, तो वो बिल्कुल सुकून से बैठ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो का ये वो मतलब है कि जब इनकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। इसको आप यहाँ पे प्रूव भी कर सकते हैं। आपको पता है जो एब्सोल्यूट जीरो मीन्स को जीरो केल्विन की इक्वल होती है, तो ये वैल्यू सारी कांस्टेंट है, तो इसकी जगह पे जब आप जीरो पुट करेंगे तो एनर्जी क्या आ जाएगी, जीरो। तो मतलब वो टेम्परेचर यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स की मोशन होती है वो स्टॉप हो जाती है, और ये जो एब्सोल्यूट जीरो है इट इज अनअटेनेबल, मतलब इसको हासिल नहीं किया जा सकता। इसलिए आपने इसको या इसकी जो डिफाइन की थी वहां पे आपने वर्ड यूज किया था हाइपोथेटिकल टेम्परेचर। और जो अभी तक लोएस्ट टेम्परेचर जो है वो अचीव्ड हुआ है, या लोएस्ट टेम्परेचर जिसको ऑब्जर्व किया गया है वो है 10⁻⁻⁵ केल्विन, और ये बुक के अंदर ये वैल्यू मेंशन है, और इसको आपने याद कर लेना है क्योंकि ये आपके लिए एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये लास्ट पे कुछ थ्योरी जिसके अंदर आपने आइडिया ऑफ हीट ऑफ फ्लो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर देना है। फिर गैस लिक्विड के अंदर कौन सी मोशन होती है, ट्रांसलेशनल मोशन, सॉलिड के अंदर टेम्परेचर किस मोशन से, वाइब्रेशनल मोशन से मेजर किया जाता है, और ये आपके पास था ऑल अबाउट काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। तो मतलब इसका ये भी होता है इंटरप्रिटेशन का कि हम एक लैंग्वेज को इनके सिर्फ समझने के लिए, एक लैंग्वेज को समझने के लिए हम किसी दूसरी लैंग्वेज का सहारा लेते हैं। तो इसलिए काइनेटिक इंटरप्रिटेशन इसको समझने के लिए हम टेम्परेचर का पहले उससे हमने उसको रिलेट किया। तो दैट वाज ऑल अबाउट kinetic interpretation of temperature।